Hello everyone, welcome to Tathastu. Welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. So इस MCQs ये जो हमारी पूरी क्लास होगी इसमें हमको बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू द वेरियस टॉपिक्स एंड ऑल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो है थोड़ा सा पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है तथास्तु तो उस पर कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो कोर्सेज जो हैं फिलॉसफी ऑप्शनल वो अभी चल रही है, आप उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट फिलॉसफी ऑप्शनल का दूसरा बैच जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल. अभी जो फिलॉसफी की क्लासेस हो गई हैं, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग नाउ और एनी ऑफ द कोर्सेज तो उनके जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो भी आपको थोड़ा बहुत जो भी क्लासेस हुए हैं लेट दोस्त एंड बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ज्वाइन इन आवर एनसीईआरटी बैच एज वेल. ठीक है, आप जो हमारी एनसीईआरटी मॉड्यूल है ये बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन दिस. ठीक है. एंड जो भी क्लासेस हैं यू विल बी गेटिंग इन बोथ द फॉर्म्स, दैट इज द रिकॉर्डेड एंड एज वेल एज द लाइव, दोनों ही मिलेंगे. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू द कोर्सेज या फिर एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे क्या है एंड ऑल, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज tathastuics.com. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एज वेल. आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो. ओके, यू कैन इवन विजिट आर ऑफिस हमारा जो ऑफिस है आप इसको भी विजिट कर सकते हो. ओके, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है. तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फ्रांस एंड इंडिया रिलेशन. सो फ्रांस होल्ड्स द स्टेटस ऑफ बीइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर. Okay, second statement is France was the initial country to establish a civil nuclear agreement with India. Third statement है India and France have implemented a free trade agreement to promote enhanced economic collaboration. So you have to tell कि इसमें से कितने statements जो हैं वो सही हैं. Okay, पहला इसमें कथन कह रहा है फ्रांस को भारत का सबसे लंबे समय तक रणनीतिक साझेदार होने का दर्जा प्राप्त है. दूसरा है फ्रांस भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता स्थापित करने वाला प्रारंभिक देश था. तीसरा है भारत और फ्रांस ने बेहतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है. सो यू हैव टू फाइंड कि इसमें से कितने जो कथन है, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज द फर्स्ट वन. ओके, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. सो इंडिया और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2008 में. ये it makes the pioneering nation to establish such a pact with that of the following the United States. तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स था, उसके बाद फ्रांस था, बट येस वन ऑफ द फर्स्ट अगर लिखा रहेगा स्टेटमेंट में तो वो सही हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट जो है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पे इंडिया और फ्रांस वी डोंट हैव, हमारे बीच में कोई भी जो है ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके एज सच जो है हमने कोई भी साइन नहीं किया है. सो वी डू नॉट हैव वी डू नॉट हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच हैम्पर्स द स्कोप फॉर द एनहांस्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन दी बोथ दी नेशंस. दोनों ही कंट्री के बीच में जो एक कोलैबोरेशन हो सकता है इकोनॉमिकली एंड ट्रेडिंग के फेस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ नहीं हो पा रही है बिकॉज वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट जो कि दोनों ही साइड से जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं या फिर यू कैन से द बिजनेसमैन एंड यहाँ के दोनों को ही फायदा हो सकता है इफ दिस थिंग हैपन्स. ये क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे का रीजन क्या है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का जो है वहाँ पे विजिट था इस वजह से. सो सीरीज ऑफ पैक्ट्स सील्ड एज मोदी एंड मैक्रॉन. मोदी दैट इज ऑफ इंडिया एंड मैक्रॉन ऑफ फ्रांस. ठीक है. होल्ड टॉक्स इन पेरिस आउटलाइन बोल्ड एंड एम्बिगियस and ambitious goals.
तो ये चीज़ जो है वो तो हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास में जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस था उसमें एकदम कंप्लीटली डिटेल में हमने चीज़ें जो हैं वो कवर करी थी। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उनको फ्रांस का हाईएस्ट रिकग्निशन जो है ऑनर, जो है हाईएस्ट ऑनर जिसको कहा जाएगा फ्रांस में, वो उनको मिली थी वहाँ पे, एंड दैट इज द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेगियन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेगियन ऑफ ऑनर दैट वाज प्रेजेंटेड टू हिम। वो जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए थे। ओके, चलो now let's move on to the next question. Engel's law, which of the following describes the Engel's law? Engel's law जो है वो इसमें से कौन चीज को डिस्क्राइब करता है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस लॉ को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है? According to Engel's law, when one input of production is increased while holding other inputs constant, the resulting increase in output will evidently diminish. Second is, according to Engel's law, for certain inferior goods, as the price of the good rises, the quantity demanded also increases. Third is, according to Engel's law, it suggests that individuals, firms or countries should focus on producing goods or services for which they have a lower opportunity cost compared to the others. And the last option is, according to Engel's law, as household income rises, the proportion of income allocated to food expenditure decreases while the proportion allocated to other goods and services such as housing and transportation increases. Okay, next यहाँ पर जो है हिंदी में क्या है, एंगल के नियम के अनुसार जब अन्य इनपुट को स्थिर रखते हुए उत्पादन का एक इनपुट बढ़ाया जाता है तो आउटपुट में परिमाणी वृद्धि अंततः कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है, एंजल के नियम के अनुसार कुछ घटिया वस्तुओं के लिए जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। तीसरा है, एंगल के कानून के अनुसार यह सुझाव देता है कि व्यक्तियों, फर्मों या देशों को उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके लिए उनके पास दूसरों की तुलना में कम अवसर लागत है। लास्ट ऑप्शन है, एंगल के नियम के अनुसार जैसे जैसे घरेलू आय जो है वो बढ़ती है, हाउस होल्ड इनकम जो है वो इंक्रीज होता है, खाद्य व्यय के लिए आवंटित आय का अनुपात कम हो जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं और सेवाओं जैसे आवास और परिवहन के लिए आवंटित अनुपात बढ़ जाता है। तो आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है, एंड वो है लास्ट ऑप्शन। Okay, option D. So how the CPI basket conceals the inflation picture? So in this particular topic we have came across this thing, that is the Engel's law. So this Engel's law suggests that as household income rises, जैसे जैसे जो है household income rise करता है वैसे वैसे share of income devoted to spending on food declines. जो food के ऊपर जो spending होती है income की वो decline करती है, while the share allocated to expenses related to housing, transportation and other good services increases. That happens, that's very obvious. अभी आप खुद समझो कि क्या होता है कि आपकी जब इनकम इंक्रीज होती है, देखिए जब पहले इनकम होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज़ पर रहता है, यार खाना पीना ये जो बेसिक नीड है वो हमारी कंप्लीट हो जाए, राइट। बट जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो यू इन्वेस्ट इन ऑन दी वेरियस अदर थिंग्स, आप अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो, कार खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, घर खरीद लिए, राइट, फ्लैट हो गया, कुछ भी हो गई, गाड़ी हो गई, चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट। तो इस टाइप की चीज़ें जो है, घर सुंदर बनाना है तो और भी चीजें जो है खरीद लो, तो वो बेसिक नीड से हट करके जो है अब चीजें ज्यादा फोकस क्या हो जाती है इन सारी चीजों पे। सो दैट इज व्हाट यू कैन कॉल इट एज द एंजल्स लॉ, सो और एंगल्स लॉ, दैट इज द वन। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सियाचिन ग्लेशियर, इससे रिलेटेड है।
Consider the following statements related to Siachen Glacier. The Siachen Glacier is situated in the eastern Karakoram range within the Himalayas. Second is the glacier plays a vital role as a freshwater source for the surrounding area. And the third is it holds the distinction of being the world's second highest battle. सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, आपको इस पे विचार करना है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के भीतर पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। दूसरा है ग्लेशियर आसपास के क्षेत्र के लिए मीठे पानी के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है इसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट बैटल तो यहाँ पे इट इज नॉट द सेकंड वन, ये सेकंड नहीं है, सबसे हाईएस्ट है एक्चुअली। ठीक है, सो द सियाचिन ग्लेशियर होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्लोबली, जो है वो हाईएस्ट लेवल पे आता है, ना कि सेकंड हाईएस्ट पे आता है। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पर गलत हो गया। ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो कि ट्रायंगल जैसे सैंडविच हो चुका है। लास्ट हमने जो MCQs किए थे सैटरडे को, उसमें भी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्वेश्चन था। सो यू कैन इजिली रिमेंबर द मैप। Next question is related to the Sangam age. So the first is that in the Sangam age, the Tamil kingdoms were governed by a centralized monarchy led by a king, demonstrating a highly centralized system of leadership. Second is the inaugural Sangam assembly took place in the Kapadapuram. ठीक है। Third is Tolkappiyam stands as the oldest among the Tamil literary works. संगम एज जो है हमारे GS पोर्शन, वैसे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। संगम युग में तमिल साम्राज्य का एक राजा के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत राजतंत्र द्वारा शासित होते थे, जो नेतृत्व की एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली का प्रदर्शन करता था। दूसरा है उद्घाटन संगम सभा कपड़ापुरम में हुई। तीसरा है तोल्काप्पियम तमिल साहित्य कृतियों में सबसे पुरानी है। तोल्काप्पियम के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कितने स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। Okay, the third statement is correct over here. The Tamil kingdoms during the Sangam age were the primarily decentralized. ये centralized नहीं थे, ये decentralized form में थे, with governance exercised through local assemblies of chieftains and leaders challenging the notion of the centralized monarchy. तो एक जो ये centralized monarchy होती है, सारी चीजें जो है एक जगह समाहित रहना, ठीक है, ये इस तरीके से सारी चीजें जो है एक जगह समाहित रहना, ये वाली जो चीज है सेंट्रलाइज्ड वाला, इसी को ही आप उल्टे फॉर्म में ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो सेंट्रलाइजेशन वाला चीज है ये नहीं, ये इस चीज के अगेंस्ट रहते थे। तो बहुत सारी जो है वो असेंबलीज होती थी लोकल लेवल पे, लोकल असेंबलीज होती थी चीफटेन्स की, एंड दे कॉमनली दे यूजुअली यूज टू चैलेंज द सेंट्रलाइज्ड नोशन। कॉन्ट्ररी टू द क्लेम, द फर्स्ट संगम असेंबली टुक प्लेस इन मदुरई, नॉट दिस कपड़पुरम। ये कपड़पुरम में जो है वो नहीं हुआ था, वो मदुरई में हुआ था। कितने संगम एज हुए, ठीक है, कहाँ कहाँ हुए, ये सारी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। कौन से संगम, कौन से जो ये जितनी बार भी संगम एज की जो असेंबली, ये जो संगम असेंबली हुई थी, कितनी बार हुए, कहाँ हुए, और उसमें क्या क्या चीजें करी गई थी। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है संगम एज से रिलेटेड। ठीक है, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो सारे इस पीरियड में लिखा गया था, वो सभी इंपॉर्टेंट है। टोल्काप्पियम जो है ये वन ऑफ द वेरी फेमस लिटरेचर है जो कि टोल्काप्पियम ने लिखा था, एंड ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, इट इज इंडीड द अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेरी वर्क। तमिल वर्क की अगर बात करें, इट वॉज द अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट। ठीक है, एंड ये तोल्काप्पियम जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है? प्राइमरीली ऑन दी तमिल ग्रामर। ओके, तमिल ग्रामर के ऊपर जो है इसका फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कास्ट प्लेट्यू।
first statement is the Kars Plateau is situated in Maharashtra, Western Ghats. Second is this region is recognized as a biodiversity hotspot and holds the prestigious designation of being a UNESCO World Natural Heritage Site. Third is the plateau itself is composed of igneous rock and is characterized by a relatively thin layer of soil. पहला कह रहा है कथन कि कास पठार महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पे स्थित है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट पे स्थित है। इस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है और यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल होने पर प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त है। तीसरा है पठार स्वयं आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय होता है इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस आग से बना है और इसकी विशेषता मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सही हैं, ठीक है। तो ये जो कास प्लाट्यू है, जिसको कि कास पठार या फिर प्लाट्यू ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट वाला, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहां पे है ये, ठीक है, कास प्लाट्यू। इसको जो है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है दोनों के ही तौर पे इसको देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्राइमरीली किस चीज से बनी हुई है? इग्नियस रॉक से बनी हुई है। इसका थिन लेयर है काफी सॉइल का। इट अंडरगोज अ नेचुरल साइकिल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस बिकमिंग वाटर लॉक्ड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर है, नेचुरली यहाँ पे ये चीज है कि एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे मॉनसून हुआ तो वाटर लॉग हो जाएगा, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन हो जाएगी, जब समर होगा तो एकदम एक्सट्रीमली जो है ये ड्राई हो जाएगा। एंड विंटर का जब सीजन आता है तो वैसे भी ऐसा वहाँ पे कोई खास विंटर नहीं पड़ती है, बट स्टिल पठार है, थोड़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे क्या होगी? ड्राई विंटर्स कंडीशंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक्चुअली फील होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ये plateau, so it exhibits a hot semi arid climate throughout the year. throughout the year कैसा रहता है? hot semi arid climate रहता है with average temperatures ranging between 19 and 33 degrees Celsius. टेम्परेचर एवरेज कितना रहता है यहाँ पर? 19 से लेके 33 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ओके, ठीक है। यहाँ पे जब फ्लावरिंग का सीजन आता है तो ड्रामेटिकली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है 15 से 20 दिन पर अक्सर कि फ्लावरिंग फ्लावर्स जो हैं वो वहाँ पे होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर मतलब देखने के लिए लगता है। एंड स्पेशली कब से? जून से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड में ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इस प्लाट्यू का वो रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे देखा जाता है, ओके। एंड ये जो कास प्लाट्यू है इट इज लिस्टेड अंडर द प्रोटेक्शन वर्किंग सर्कल फॉर दैट एम्फसाइजिंग इट्स एज द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। मतलब ये जो कंजर्वेशन जो है इसको करने के लिए, कंजर्वेशन इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो है ये फर्दर प्रोटेक्शन वर्किंग सर्कल के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। सेडिमेंट्स डिकोड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन द कास प्लाट्यू अराउंड 8664 ईयर्स बिफोर, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ऑन द PIB। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट अंडर द अमृत? ओके, दैट इज द अटल मिशन ऑफ और रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत 2.0, ठीक है, अमृत 2.0। सो अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ओवर हियर? पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है, पर्पस पूछा है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? टू रिवाइव डिफंक्ट बोरवेल्स एंड मिटिगेट फ्लडिंग। दूसरा है टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज। तीसरा है टू प्रोवाइड बेसिक सिविक एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। एंड द लास्ट वन इज टू डेवलप ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स इन सिटीज।
ओके, पहला बोल रहा है बंद पड़े बोरवेलों को पुनर्जीवित करना और बाढ़ को कम करना। दूसरा है शहरी क्षेत्रों में परिवहन में सुधार करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। एंड लास्ट है शहरों में हरित स्थान और पार्क विकसित करना। तो अमृत 2.0 का जो क्या सही सिस्टम है, अमृत का क्या है काम, जो भी बोरवेल्स जो हैं जो सही ढंग से फंक्शन में नहीं है उसको देखना, उसको ठीक करने का, ठीक है, उसको रिवाइव करने का। एंड ये जो फ्लडिंग का सिचुएशन हो जाता है इन सारी चीजों की वजह से, उसको मिटिगेट करना। Okay, so the pilot project aims to recharge groundwater and mitigate flooding by reviving defunct bore wells, neglected heritage step wells and that of the shallow aquifers also। बहुत सारे step wells जो हैं वो ancient time period में बने थे, जैसे कि रानी की वाव है ना, तो उस टाइप के जो हमारे हेरिटेज वाले जो स्टेप वेल्स है जिसको कि हमने नेग्लेक्ट किया है, तो उनको रिवाइव करना, उनको ठीक ढंग से रखना, क्योंकि उनका पर्पस ही वही था कि पानी मिले, स्वच्छ एंड साफ पानी हर किसी को मिले करके। बोरवेल्स जो हैं जो सही ढंग से नहीं है तो उनको ठीक करवाना, राइट। एंड जो एक्विफर्स, शैलो एक्विफर्स है, उनका भी देख रेख करना कि किस तरीके से जो है उनको भी यूसेज में लाया जा सकता है। ओके, सो दैट इज द अमृत 2.0। Why it is in news? Focus on flooding and groundwater. Government plans to revive step wells and that of the bore wells. अभी आप खुद देखोगे कितना सारा बारिश हुआ, इतना सारा पानी जो है ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, राइट, वेस्ट हो जाएगा। अगर जो है हम ये भी दिल्ली में ही आप देखिए कितना सारा जो है वो फ्लड आया हुआ था, उसको अगर हम किसी तरीके से जो है यूज कर पाते, राइट, उसको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उस हिसाब से कुछ हो पाता। ये जो नदी का इतना सारा फ्लड वाला जो इतना सारा पानी जो है वो समुद्र में चला जा रहा है, ओशन में चला जा रहा है, एंड वी आर नॉट केपेबल एनफ इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ ऑल दैट। उसको किसी तरीके से कुछ तो करके हम जो है उसको प्रोटेक्ट, मतलब यूज कर पाते, कहीं स्टोर कर पाते, कुछ तो कर पाते, तो इससे क्या होता है कि हम आगे के यूसेज के लिए देख पाते, आगे की यूसेज के लिए। जैसे कि अभी जो है कुछ टाइम बाद फिर पानी के लिए होने लगेगा, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको फ्री प्रोवाइड करिए, सो दैट कि हम ग्राउंड वाटर सक करके जो है हम पानी अपनी खेतों में दे सके। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस? अभी तो है हमको स्लाइटली सा डिफरेंस दिखा है अर्थ के एक्सेस में, बिकॉज ऑफ दी दिस वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो कम हुआ है करके, उसकी वजह से वी हैव सीन ना, हमने क्लास में ही देखा इस चीज़ को कि उसकी एक्सेस जो है वो शिफ्ट हुई है, वो बहुत ही स्लाइटली सी है। तो क्या पता और कुछ और मेजर इशू हो जाए, मेजर अगर चेंज हो जाए, ये ग्राउंड वाटर अगर फिनिश हो जाते हैं तो हमारी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्राउंड वाटर जिस तरीके से कम हो रहा है, फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, तो वो तो अलग चीज़ है ही है। फिर हमारे अर्थ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, सीजन्स एंड ऑल, इन सभी, क्योंकि उसके एक्सेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं अर्थ के, ठीक है, जोग्राफिकली आई एम टॉकिंग। तो सीजन्स में डिफरेंसेस, लॉट ऑफ थिंग्स माइट हैपन, तो वो चीज़ के लिए वी वोंट बी रेडी। ये सारी चीज़ें ना ग्रेजुअली होती हैं, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन, आपका ये सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम ही देख लीजिए क्लाइमेट चेंज वाला। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? अब ये जो चीज़ें जो हैं वो स्मॉल लेवल पे ही डिफरेंस है, स्मॉल लेवल पे ही हमको दिखता होगा कि भैया क्लाइमेट पे कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, बट उस चीज़ को रोके नहीं। एंड अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब कैलकुलेशन होती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, उससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये हो जाएगा, 3 हो गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा करके, इस टाइप की जो चीज़ें हम लोग को देखने मिलती है। तो दैट वोंट हैपन अगर हम पहले से इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो रेडी रहे। तो ग्राउंड वाटर रिवाइव कर, हम जो ग्राउंड वाटर है उसको हम उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर पाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम होगा इफ गवर्नमेंट एक्चुअली इसके एक तरीके से अगर उसको कर पाती है, तो इट वुड बी रियली वेरी गुड, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट एवर द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड, इट एक्चुअली कम्स अंडर द अमृत 2.0 के अंतर्गत जो है ये सारा आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, एक बार हम ये अमृत 2.0 जो है इसका हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इट एम्स टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई कनेक्शंस। वाटर सप्लाई कनेक्शंस जो है वो कितने हाउस होल्ड्स में पहुंचाना है? 2.68 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है वहां पे पहुंचाना है। एंड सीवियर और स्टीप और दी सेप्टेज कनेक्शंस टू 2.64 करोड़ हाउस होल्ड्स।
तो 2.68 करोड़ पीपल को जो है वाटर सप्लाई कनेक्शंस देना है, हाउस होल्ड्स को देना है, उतने घर को, एंड 2.64 करोड़ हाउस होल्ड्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे सीवर एंड स्टीपेज कनेक्शंस जो ये सेप्टेज जिसको कि हम सेप्टिक बोलते हैं, ठीक है, तो सेप्टेज कनेक्शंस जो है उसके लिए हमको कनेक्शंस देने हैं। इट अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड emphasizes the conservation and rejuvenation of surface and that of the groundwater bodies. The mission promotes data-led governance in water management and leverages technology for the effective solutions as well. पेयजल सर्वेक्षण, पेयजल सर्वेक्षण जो है इट विल बी कंडक्टेड टू एनकरेज, अब ये चीज किस लिए होगी, कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, किन के बीच में, सिटीज के बीच में कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, किस चीज के लिए, तो वाटर मैनेजमेंट जो है इस चीज के लिए। अब ये कंपटीशन से क्या होगा, इन ऑर्डर टू लुक बेटर, टू यू नो कि हमारी शहर बेटर है एंड ऑल सारी चीजें शो करने के लिए जो डेफिनेटली ये चीज होगी, एंड इट विल बी इन द फेवर ऑफ द पीपल ओनली, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली इट विल बी रियली गुड फॉर आवर फ्यूचर and present obviously. Next is related to the नामदा आर्ट से रिलेटेड है, नामदा कला के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, following statements are given. Namda art is said to have begun in the 16th century when Mughal Emperor Akbar wanted to get a covering for his horses to protect them from cold. Second is Namda art was introduced by Sufi saint जिनका नाम क्या था, named Shah-e-Hamdan to Kashmiris. Third statement is Namda is a type of traditional Kashmiri felted carpet that is created using sheep wool and has sheep wool से बना है and it has a colorful hand embroidery as well. So इसमें से कितने statements जो हैं वो सही हैं। ऐसा कहा जाता है कि नामदा कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी जब मुगल सम्राट अकबर अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए एक आवरण बनवाना चाहते थे। दूसरा स्टेटमेंट है नामदा कला को शाह ए हमदान नामक सूफी संत के ने कश्मीरियों से परिचय कराया था, मतलब उनको जो ये चीज के बारे में बताए थे। तीसरा है नामदा एक प्रकार का पारंपरिक कश्मीरी फेल्टेड कालीन है जो भेड़ के ऊन का उपयोग करके बनाया जाता है और इसमें रंगीन हाथ की कढ़ाई होती है। ओके, तो ये जो है इसके स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सही हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी तो सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है नामदा आर्ट से रिलेटेड, दिस इज करेक्ट। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज नामदा जो है वो ट्रेडिशनल कश्मीरी फेल्टेड कारपेट यूजिंग, ये कारपेट ज़रूर है जिसमें कि शीप वूल की यूज़ होती है, बट व्हेन इट कम्स टू दी एम्ब्रॉयडरी तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। शीप वूल का ज़रूर है लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी जो इसमें हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट में हैंड एम्ब्रॉयडरी लिखा हुआ है ना लास्ट वाले में यहाँ पर, तो ये चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से जो है हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। सो ये स्किल इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रिवाइव्स द डाइंग नामदा आर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक से जो है रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट जो है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस बताने हैं फिर अकॉर्डिंगली विच आर करेक्ट। ओके, पहला है phosphate is the natural source of phosphorus, an element that provides nutrients to plants for their growth and development. Second statement is phosphate is a sedimentary rock formed millions of years ago by the accumulation of organic matter on the ocean floor. कथन एक है फॉस्फोरस का प्राकृतिक स्रोत है, एक तत्व जो पौधों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दूसरा कथन है फॉस्फेट एक
तलछटी चट्टान है जो लाखों साल पहले समुद्र तल पर कार्बनिक पदार्थों के संचय से बनी थी। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन सी दैट इज दी, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जरूर है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नॉर्वेज वास्ट फॉस्फेट डिपॉजिट्स ऑफर होप फॉर द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक कार्स। तो वहां पे अच्छा खासा जो है हमको फॉस्फेट की डिपॉजिट्स मिली हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। कि फॉस्फेट की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज अ प्राइमरीली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से जो है ये फॉर्म होते हैं, जैसे कि मरीन फॉसिल्स हो गए या फिर मिनरल्स कंटेनिंग दी फॉस्फोरस। कोई भी ऐसे मिनरल्स हो जिसमें फॉस्फोरस हो तो वो जो है फिर बाद में उनकी डिपोजिशन होते थे। रॉक्स की फॉर्मेशन जिस तरीके से होती है, डिपोजिशन होते 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 जो प्रेशर एंड ऑल सारी चीजें बढ़ते बढ़ते जो है वो फाइनली रॉक्स बनते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द ओशन फ्लोर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक दैट ऑफ द शेल, बट नॉट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक की जब बात आती है तो स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की जरूरत पड़ी, यहाँ पे इनऑर्गेनिक का आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट वो रॉन्ग था। ओके, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू आवर डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आई होप आप सभी को जो है वो पसंद आया होगा, एंजॉय करे होंगे। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, और अपना अपना स्कोर भी बताइए कि क्या हुआ इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।